आज हम ये जो हमारा अक्सर पाठ का जो 7वां पाठ था, डाकिया की कहानी, उसी कंवर सिंह की जुबानी, इसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। इसमें हमने ये 2 पेज कर लिए थे, 59 पेज नंबर तक। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 60 से, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसमें अगला उनका क्वेश्चन था, अगला प्रश्न वो करते हैं इंटरव्यूअर जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, कंवर सिंह जी से करते हैं, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप शुरू से ही यहाँ पे हैं या आपका ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से? तो बताते हैं कि शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। तो लाहौल स्पीति वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक किब्बर गांव है, वहाँ पर उन्होंने नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। ऊंचा गांव का मतलब कि सबसे ऊंची हाइट पर है, सबसे ज़्यादा हाइट पर है ये गांव। इसके बाद 5 साल तक मैंने इसी ज़िले के काजा और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। तो वो कहते हैं कि 5 साल, देखो कहते हैं कि 3 साल तो मैंने किब्बर गांव में नौकरी की है, कौन से ज़िले में? लाहौल स्पीति में। उसके बाद जो सबसे ऊंचा गांव है हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद 5 साल और इसी ज़िले में, कौन सा ज़िला? लाहौल स्पीति के ही ज़िले के काजा गांव में मैंने नौकरी की है। उसके बाद 5 साल मैंने किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। फिर वो कहते हैं आगे, उस वक्त का मतलब होता है समय, उस समय, उस यानी कि उस टाइम पे इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसेस भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। मुख्यालय मतलब होता है हेडक्वार्टर तक ही जाती थी। हेडक्वार्टर होता है मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद है, अभी भी अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवकों का मान किया जाता है। मान मतलब कि इज्जत, बहुत इज्जत की जाती है। यानी कि जो गांव में डाक लेकर जाते हैं उनकी बहुत इज्जत की जाती है। अगला प्रश्न है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुंचाना आसान आसान काम तो नहीं होगा। यानी कि वो कहते हैं कि इलाके का मतलब होता है यहाँ पे एरिया या क्षेत्र, इसको क्षेत्र भी कह सकते हैं। आप क्षेत्र में रहते हैं तो पहाड़ी का मतलब हिली एरिया, जहाँ पे हिल होते हैं, हिली एरिया में आप रहते हैं। तो जाहिर है, जाहिर को बोलेंगे ओब्वियसली, इंग्लिश में बोलेंगे ओब्वियसली, यानी कि प्राय ऐसा होता होता रहता होगा, ये होता है। फिर वो कहते हैं, हाँ मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था, यह रिकांगपिओ, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को है, ये का नहीं है, रात को 8 बजे, रात को 8 बजे शिमला में आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो ये कहते हैं कि मेरा जो पहले, मैं जब किन्नौर ज़िले के मुख्यालय में था, मुख्यालय कहाँ पे था? रिकांगपिओ। यही क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में यही क्वेश्चन बनाऊंगा मैं फिर ऐसे ऐसे ही, ये किन्नौर जिले के किस मुख्यालय में वो काम करते थे, इस तरह से। तो वो कहते हैं कि मेरा जो काम है वो, मेरी जो ड्यूटी है वो सुबह 6 बजे शुरू हो जाती थी और मैं बोरा, बोरा क्या होता है? मैं सुबह 6 बजे वाली बस शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। बोरा मतलब कि बैग, एक बैग होता है, जैसे कि आप सीमेंट का होता है, सीमेंट लाते हैं, सीमेंट का जो जिसमें आती है वो कट्टा, उसको कट्टा बोलते हैं, बोरा थोड़ा अलग होता है। बोरा जूट का बना होता है, वो जो कैसे खाकी खाकी रंग जैसा होता है, अलग से रंग का होता है, उसको बोलते हैं बोरा, ठीक है। तो उसमें लेकर जाता था और रात को 8 बजे के करीब क्या होता था, शिमला से आने वाली बस, जो रात को शिमला से जो बस आती थी 8 बजे, देखो 6 बजे तो वो शिमला जाते थे और 8 बजे रात को आती, सुबह 6 बजे जाते थे और रात को 8 बजे वो वापस आते थे, ठीक है। आगे है,
पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। पैकर यानी कि पैक करने वाला, जो पैक करके ले जाता है सामान, उसको ये काम करने पड़ते हैं। किन्नौर के आगे बताते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। वो कहते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति, किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश यानी कि डिस्ट्रिक्ट, ये तो एक स्टेट है, ये दोनों इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं। तो ये बहुत ठंडे और ऊंचे हैं। क्या कहते हैं, इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है, यानी कि स्नोफॉलिंग होती रहती है, बर्फबारी होती रहती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। वो कहते हैं कि जब हम बर्फ़ में चलते हैं तो पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, तो वरना क्या हो जाएगा, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनसे गैंग्रीन हो जाती है। तो स्नो बाइट एक जैसे कि क्या होता है कि बीमारी है एक तरह से, कि उससे क्या हो जाएगा, पैर का जो रंग है वो ब्लू ब्लू कलर के हो जाएंगे पैर, और उसके बाद गैंग्रीन हो जाएगा, और उनमें गैंग्रीन हो जाती है। और गैंग्रीन होने के बाद फिर क्या होता है, वो उंगलियां जो है झड़ जाती हैं, झड़ के मतलब बिल्कुल ऐसे सूख जाती है, जैसे लकड़ी सूख जाती है पेड़ की, वैसे सूख जाएंगी। और फिर क्या होगा, वो टूट के गिर जाएंगी। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। देखिए, आप जब भी मान लो, जब भी किसी का आपने देखा होगा, किसी का हाथ जैसे पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या बिल्कुल टूट के, जैसे किसी को बिजली ने पकड़ लिया है तो उसके हाथ या पैर है जो बिल्कुल काला पड़ जाता है, और ऐसे लगता है बिल्कुल कि लकड़ी का टुकड़ा जैसा है। तो वो इसलिए होता है बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, वो हमारे हार्ट से, हमारा जो दिल है, उससे क्या होता है कि वो पूरी, हमारा हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। लेकिन अगर किसी जगह पर ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो जगह बिल्कुल सूखना शुरू कर देगी। तो वैसे ही गैंग्रीन में होता है, तो गैंग्रीन में क्या हो जाएगा कि नीले पड़ जाएंगे, पाँव नीले पड़ जाएंगे, और बिल्कुल नीले पड़ के क्या हो जाएंगे, उनमें गैंग्रीन हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो झड़ जाएंगी, उंगलियां बिल्कुल टूट के गिर जाएंगी, क्योंकि ब्लड उनमें है ही नहीं, ब्लड वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, ठंड के कारण बिल्कुल सुन्न हो जाएंगी उंगलियां। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इतनी दूर जाना पड़ता था कि एक डाक अगर मैंने यहाँ पर दे दी, उसके बाद मुझे 26 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे दूसरी डाक देनी पड़ेगी। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। तो कहते हैं कि एक गांव जो है, वहाँ से दूसरे गांव की अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो तकरीबन 4 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है, तो पहाड़ पे कहीं कहीं पे अपने अकॉर्डिंग लोग रहना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। पहले जैसे एक घर किसी ने घर बना लिया, उसके बाद दूसरा कोई आ गया, तीसरा चौथा, इस तरह से गांव बसता चला जाता है। उसके बाद है, हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। अब छोटे छोटे गांव होते हैं, क्या क्या पता उसमें पूरे गांव में 100 आदमी हो, है ना, इस तरह से छोटे छोटे गांव बना देते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। तो अब सोचो कि मैं तो 100 की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो बस 8 ही घर हैं, 8 से 10 घर हैं, या किसी किसी में 6-7 घर हैं। तो यानी कि 6-7 फैमिली रहती हैं, किसी में 8-10 फैमिली रहती हैं। तो 8-10 फैमिली में कितने कितने परिवार होंगे, मतलब कितने आदमी होंगे उसमें, हो सकता है 50 होंगे मुश्किल से। अगर 6-7 की बात करी जाए, 8 की बात करी जाए, तो 50 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो उसी तरह से क्या होता है कि लोग भी कम होते हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना है। कहते हैं कि वैसे तो क्या है कि हमें चलना पड़ता है, लेकिन चलना हमारी क्या है, आदत बन गई है। और ग्रामीण जो डाकिया है उसकी ज़िंदगी में चलना ही चलना रहता है। फिर वो आगे बताते हैं कि आपने बताया कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे कोई प्रमोशन है क्या। यानी वो कहते हैं कि आप पहले तो डाक सेवक थे, उसके बाद अब आप पैकर बन गए हैं, क्या पैकर बनने के बाद भी कोई और प्रमोशन हो सकता है आपका, इस उनसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू द्वारा। फिर वो आगे कहते हैं कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान 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 का मतलब होता है बेटा परीक्षा, यानी कि एक पेपर पास करना पड़ता है।
पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। तो ये लिख लेना बेटा। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत आगे इसमें हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो चुका है। तो बेटा ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पैकर के बाद क्या बनता है, यानी कि पैकर के बाद डाकिया बनता है। डाकिया यानी कि पोस्टमैन बना जाता है। उसके बाद अगर आप एक पेपर पास कर देंगे तो आप क्या बन जाएंगे? आप बन जाएंगे क्लर्क। क्लर्क इंग्लिश में बोलते हैं क्लर्क, और हिंदी में बोलेंगे बाबू। ठीक है। तो मैंने आपको पहले जब इसके पूरे लेसन के बारे में बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक पोस्ट होती है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है। न- उसको बोलते हैं PA और SA, दो पोस्टें होती हैं। वो कब बनते हैं? वो जब बनते हैं जब पोस्टमैन से ऊपर की पोस्ट होती है वो पोस्टमैन, और उससे नीचे होता है पैकर। तो जैसे कि ये समझ लो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, यानी कि सबसे नीचे पैकर इसमें, उसके बाद फिर पोस्टमैन, उसके बाद फिर उससे ऊपर हो जाता है आपका पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि क्लर्क जिसको बोल सकते हैं। ओके। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हमारा जो वेतन है, वेतन यानी कि हमारी जो सैलरी है वो क्या है कि हमारी किससे कम है? जो बाबू से कम है, जो काम बैठकर कुर्सी पर काम करता है उससे कम है, और काफ़ी कम उनको सैलरी दी जाती है। यानी कि क्लर्क को ज़्यादा दी जाती है और वो बैठकर काम करता है कुर्सी पर, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सारा दिन काम करते हैं लेकिन हमें सैलरी कम मिलती है। फिर आगे है, हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। अब वो कहते हैं कि हमारे जितने भी डाकिये हैं, जितने भी हम में से जितने भी डाकिये थे वो सारे रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पर नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। तो अगर मान लो कि कहीं कहीं पर मान लो 10 डाकिये हैं, यानी कि 10 पोस्टमैन है कहीं पर। ठीक है। और अब 60 साल की उम्र होती थी, 60 साल की उम्र में उनको रिटायर होते थे, वो रिटायर कर दिए जाते थे, फिर उनको काम से हटा दिया जाता था। तो अब 60 साल के, अब हटाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जानबूझ के हटा दिया जाता था, क्योंकि जो एज है, उम्र है जो, वो 60 साल तक की ही फिक्स की गई थी कि 60 साल तक ही नौकरी करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 60 साल के बाद वो सोचते, सरकार का डिसीजन है कि 60 साल के बाद आदमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे कि अच्छे से काम नहीं कर पाता है जिस तरह से कोई जवान आदमी काम कर सकता है। इसलिए 60 साल के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है और उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो अब सोचिए कि कहीं पर 10 डाकिये काम करते थे, कोई भी जगह है, मान लो शिमला है, इसमें शिमला का जिक्र किया गया है, या कोई जयपुर है, दिल्ली है, लखनऊ है, कोई भी है, चंडीगढ़ है। तो इस तरह से कोई भी अगर जगह है वहाँ पे 10 डाकिये काम कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? अब उनमें से 5 डाकिये जो हैं उनकी एज 60 ईयर हो गई, तो उनको रिटायर कर दिया गया, वो हटा दिए गए। 10 में से 5 गए तो कितने बच गए? 5 ही बच गए। अब 5 ही बच गए तो अब काम तो उतना ही रहा ना, काम थोड़ी बढ़ा रहा, काम थोड़ी घट रहा है, काम तो उतना ही है। पहले जो काम 10 आदमी कर रहे थे अब वो काम 5 आदमियों को करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 आदमियों के ऊपर वो बर्डन ज़्यादा हो गया है, उनसे वो काम मुश्किल से होगा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो नए डाकिये नहीं ला रही है, यानी कि नए डाकियों को नहीं लगा रही है। ठीक है। अगर वो नहीं लगा रही है तो क्या होगा? इन पांचों के ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा, इन पांचों को ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। कभी कहीं जाना पड़ेगा, कभी कहीं जाना पड़ेगा, या क्या होगा कि एक एक जो डाकिया है उसको ज़्यादा जगह का काम दे दिया जाएगा कि आपको पहले पहले एक डाकिया अगर 2 जगह पे जाता था डाक देने, तो अब उसको कितने जगह पे जाना पड़ेगा? उसको 4 जगह पे जाना पड़ेगा काम करने, क्योंकि वो दूसरे दूसरे का काम भी कर लिया है ना, डबल काम उसको करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर वो कह रहे हैं कि इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यही मैंने बोला है, बोझ का मतलब क्या होता है? बर्डन होता है कि इससे पुराने वाले डाकिये, जो ओल्ड डाकिये बचे हुए हैं, उनके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा हो गया है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। वो कहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, डाकिये को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, प्रॉब्लम हमारी सोल्व होगी कि नहीं होगी। काम के आगे प्रश्न पूछा जाता है, काम के दौरान कभी कोई कोई बहुत खास बात हुई हो?
तो अब वो बताते हैं कि वो जो मैंने आपको बताया था ना उनके बारे में कि उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, वो बात मैं आपको बताता हूँ। एक घटना आपको सुनाता हूँ। तो वो बोले, गबर सिंह जी कहते हैं कि एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तबादला मतलब कि ट्रांसफ़र, ठीक है। मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हो गया था? शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यानी कि क्या करना है कि मुझे रात में रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम करना था। अब तबादला हो गया था कहाँ पे? शिमला में, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में। वहाँ पे काम क्या था उनका? वहाँ पे उनको वॉचमैन वॉचमैन का काम करना था, चौकीदारी का काम करना था। तो कब करना था? रात को करना था, दिन में नहीं। चौकीदार रात को काम करते हैं, ठीक है। तो यह सन 1918 की बात, सॉरी 1998 की बात है, यानी कि 1998 के का टाइम था, वो ईयर था जबकि वो बात बता रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। यानी कि 10:30 का मतलब होता है 10:30, ये है ना 10:30, तो 10:30 का मतलब है 10:30। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि खटखटाना मतलब नॉक किया, किसी ने दरवाज़ा बाहर से खटखट किया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। यानी कि क्या हुआ कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो बोले कि मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अब दरवाज़ा खोलते ही क्या हुआ, वो लोग अंदर आ गए और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। किसको? कंवर सिंह जी को। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। यानी कि क्या हुआ कि मैं उसको कि वो कंवर सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे कुछ समझ में आता तब तक उन्होंने मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा और मेरा सिर फट गया। मैं लगभग चिल्लाता रहा, लगातार चिल्लाता रहा। यानी कि वो कंटिन्यू क्या है, क्राई करते रहे, चिल्लाते रहे ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि सिर पे चोट लगी है बहुत ज़्यादा और ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। यानी कि वो बेहोश हो गए, बेहोश मतलब अनकॉन्शियस हो गए, तो उनको पता ही नहीं चला कि अब क्या चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में दाखिल था। दाखिल मतलब एडमिट था। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं, वहीं पे आपको जैसे रहना, वहीं पे हॉस्पिटल में ही रखते हैं और कहते हैं कि यहीं पे आपका ट्रीटमेंट चलेगा, उसको बोलते हैं एडमिट करना, ठीक है। अब आगे है, सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। भयंकर मतलब होता है जोरदार, जोरदार आप कह सकते हैं, जोरदार या खतरनाक दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। यानी कि उस टाइम जो उनका बेटा था, वो जो बेटा, बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा जो है वो 17 साल का हो चुका था और वो उनके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। यानी कि जब वो कहते हैं, वो उसके लड़के ने बताया कि जब आप चिल्ला रहे थे तो मैंने और जो आपके साथ जो काम करते हैं उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी और हम ही वहाँ पर आए थे और हमने ही वहाँ पे दरवाजे और शीशे तोड़कर आपको अंदर से निकाला और अस्पताल में पहुँचाया। मेरे सिर में कई टाँके लगे, इसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि मेरे सिर पर कई टाँके का मतलब होता है स्टिचेस। आपने देखा होगा कि जब किसी की सर्जरी होती है तो इस तरह से एक लाइन होती है और दोनों तरफ इस तरह से टाँके, आप देखेंगे इस तरह से टाँके लगे होते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर इस तरह से लगाता है स्टिचेस, ठीक है। तो टाँके इस तरह से लगाता है स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है कि फिर वो कहते हैं कि भाई इस वजह से मेरी से भी एक आंख से दिखाई नहीं देता है। तो वो कहते हैं कि मेरे सिर पर जो ज़ोर ज़ोर से उन्होंने मारा था, कुछ भारी चीज़, उनको पता नहीं है क्या मारा था उन्होंने, क्योंकि पीछे से मारा था और अंधेरी चीज़ थी, अंधेरा था, तो इसलिए ज़्यादा मारा उनको। और उसके बाद वो कहते हैं कि एक आंख से उनको दिखाई नहीं देता है अब। सिर पे चोट लगने से उनकी एक आंख की जो साइट है
वो आई साइट जो है वो डैमेज हो चुकी है, उनको दिखाई नहीं देता है। फिर सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। तो यानी कि उनको बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड उनको दिया गया। बेस्ट पोस्टमैन का मतलब है सबसे अच्छा पोस्टमैन। तो ये इनाम उनको 2004 में मिला था। देखो उन्होंने ये घटना कब हुई थी, 1999 में हुई थी, और उनको इनाम कब मिल रहा है, 2004 में। यह 1999 में उनके साथ ये इंसिडेंट होता है। 2004 में उनको ये इनाम दिया जाता है, यानी कि घटना के करीब 5 साल के बाद। काफ़ी लंबा टाइम लग गया इनाम देने में। उसके बाद है, इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो यानी कि ये क्या इनाम दिया गया, तो 500 रुपीज़ और प्रशस्ति पत्र, यानी कि प्रशस्ति पत्र का मतलब कि सम्मान करने के लिए एक पत्र, एक लेटर दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, या उनके साथ में कुछ अलग तरह से कोई स्पेशल अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है। इनकी कोई शील्ड वगैरह दी जा सकती है। आगे है, और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हूँ, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। और ये लिखा है, जो ये इंटरव्यू था, साक्षात्कार जो था, वो प्रीतमा शर्मा ने लिया था उनका। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो लेसन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।